दुनिया की बिगेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज मतलब हमारे देश इंडिया के लोकसभा इलेक्शंस अब खत्म हो गए हैं और इस बार के इलेक्शंस के थ्रू इंडियन वोटर्स ने एक क्लियर मैसेज दिया है या फिर ये कह सकते हैं कि क्लियर वार्निंग दी है मोदी जी एंड बीजेपी को। और ये वार्निंग है अग्निवीर स्कीम से रिलेटेड। पूरे इलेक्शंस में अपोजिशन पार्टीज ने अग्निवीर स्कीम को बार बार टारगेट किया। अब नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के जवान बना दिए और ये भी प्रॉमिस किया कि उनकी सरकार आते ही इस स्कीम को हटा दिया जाएगा। अग्निवीर योजना को हम उठा के कूड़ेदान में फेंक देंगे। इंडियन यूथ को एंड स्पेशली रूरल एरियाज के यूथ को ये इलेक्शन प्रॉमिस पसंद भी आया और इसका इम्पैक्ट हमने इलेक्शन के रिजल्ट्स में देख ही लिया। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था। अब की बार लेकिन बीजेपी को अपने दम पर सिंपल मेजोरिटी भी नहीं मिली बिकॉज इस अग्निवीर स्कीम ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इलेक्शंस में। बट अगर आप पीएम मोदी एंड बीजेपी के सपोर्टर हो तो आप इस स्कीम के इकोनॉमिकल बेनिफिट्स को समझोगे एंड आप बोलोगे कि वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म था जिसको इंडियन डिफेंस की बहुत जरूरत थी। एंड इफ आप ऑपोजिशन के सपोर्टर हो तो आपको लगेगा कि ये पीएम मोदी एंड बीजेपी का वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर है। लेकिन इफ आप मेरी तरह हो जो रूरल इंडिया से भी कनेक्टेड है तो आप इस स्कीम के इकोनॉमिकल बेनिफिट्स तो समझ ही सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी समझोगे कि एक फौज की नौकरी का क्या इम्पैक्ट होता है फैमिलीज पर एंड स्पेशली रूरल एरियाज में। बिकॉज कांग्रेस एंड बीजेपी में ही इंडिया खत्म नहीं हो जाता और ना ही ये स्कीम। सो ये अग्निवीर स्कीम क्या है, इंडिया को इसकी जरूरत है या नहीं, क्या अग्निवीर स्कीम सही है या फिर गलत, और अब ना चाहते हुए भी क्यों मोदी गवर्नमेंट को ये स्कीम खत्म करनी पड़ सकती है। लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। देखो, ट्रेडिशनली इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को ज्वाइन करने के 3 मेन तरीके हैं। पहला है परमानेंट कमीशन, दूसरा है शॉर्ट सर्विस कमीशन और एसएससी फॉर ऑफिसर्स, एंड तीसरा है डायरेक्ट एंट्री फॉर पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक। परमानेंट कमीशन या फिर डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जब आप इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में जाते हो तो आप रिटायरमेंट की एज तक नौकरी कर सकते हो। शॉर्ट सर्विस में आप 10 साल तक जॉब कर सकते हो, प्लस आपके पास 4 साल एक्सटेंड करने का भी ऑप्शन होता है। फिर मोदी गवर्नमेंट ने एक न्यू एंट्री सिस्टम बनाया जवान्स के लिए, जिसमें आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो एज अ जवान, इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हो एज अ सेलर एंड इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो एज एन एयरमैन, लेकिन सिर्फ 4 साल के लिए। और इसी न्यू एंट्री सिस्टम को नाम दिया गया अग्निवीर स्कीम। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाकर अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। अब ये जो नया एंट्री सिस्टम है इसमें आपके पास नौकरी करने के लिए सिर्फ 4 साल हैं, लेकिन 25% को परमानेंट नौकरी देने का भी कोटा रखा गया। एंड जो रिमेनिंग 75% हैं जिन्हें इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगी, उनके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे कि सीआरपीएफ एंड सीआईएसएफ में प्रेफरेंस देने का ऑप्शन भी रखा गया। बट यही 4 साल की नौकरी का पॉइंट इंडियंस को एक टेम्परेरी नौकरी की फीलिंग देता है। एंड फोर्सेस की नौकरी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे रूरल इंडिया में बहुत सारी फैमिलीज की किस्मत बदल जाती है एंड बहुत सारी फैमिलीज इसी एक नौकरी के भरोसे जिंदगी काटती हैं। और इसलिए हर कोई चाहता है कि पूरी नौकरी करने को मिले एंड फिर बाद में पेंशन। एंड दैट्स व्हाई ये अग्निवीर स्कीम स्टार्टिंग से ही कंट्रोवर्शियल बन गई और इसने बहुत लोगों को नाराज कर दिया। और यहाँ पे ये सब लोग इंडियन वोटर्स थे। At our focus, raging protests throughout the nation against the government's Agnipath military recruitment scheme. तो फिर मोदी गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम क्यों लॉन्च की जिससे उनके ही वोटर्स उनसे नाराज हो जाएं? इसका आंसर है इंडिया की डिफेंस बजट प्रॉब्लम में। तो बेस्ड ऑन एक्टिव पर्सनल, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की 2nd बिगेस्ट फोर्सेस हैं। ओनली चाइना के पास हमसे बड़ी आर्म्ड फोर्सेस हैं। लेकिन जब आप बजट के टर्म्स में देखोगे तो हमारा डिफेंस बजट यूएस, चाइना एंड रशिया के बाद 4th स्पॉट पर आता है। एंड ये जो 4th रैंक है इसमें आना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज जब आप यूएस, चाइना एंड रशिया का डिफेंस बजट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नंबर्स के बीच में कितना बड़ा गैप है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का डिफेंस बजट है $83 बिलियन, रशिया का हमसे थोड़ा ही ज्यादा है $109 बिलियन पर। लेकिन हमारी नेबरिंग कंट्री चाइना, जिसके साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट भी बना रहता है, उसका डिफेंस बजट हमसे 3.5 गुना ज्यादा है। और यूएस, जिसे वर्ल्ड की सुपर पावर कहा जाता है, उसका डिफेंस बजट हमारे डिफेंस बजट से 11 गुना ज्यादा है। अब एक्टिव पर्सनल के नंबर्स पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की 2nd बिगेस्ट है। तो ये बेसिक सी बात है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सैलरीज एंड पेंशन में भी मैसिव खर्चा होता होगा। तो अंडरस्टैंड दिस कि 2023 में इंडियन डिफेंस बजट का 50% से भी ज्यादा डिफेंस
की सैलरी एंड पेंशन में खर्च हुआ है। और अब आप इंडियन मिलिट्री की सैलरी एंड पेंशन खर्चे को बाकी मिलिट्री से कंपेयर करोगे तो आपको ये सिचुएशन और भी डेंजरस दिखाई देगी। सो पहला पॉइंट तो कि हमारा मिलिट्री बजट ऑलरेडी कम है। देन सेकंड पॉइंट कि हमारे दो नेबर्स हैं और दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं, जिसमें से एक तो टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता है हमारी कंट्री में अनस्टेबिलिटी बनाने के लिए, दूसरे के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट कंटिन्यूअसली बना रहता है। और इन सब के बाद हमारी मिलिट्री के पास डिफेंस बजट का 50% से भी कम होता है लेटेस्ट वेपन्स, फाइटर जेट्स एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए। यूएस आर्म्ड फोर्सेस अपने डिफेंस बजट का जस्ट 38% खर्च करती है सैलरीज एंड पेंशन पर। चाइना तो जस्ट 30% खर्च करता है और इंडिया 50% से भी ज्यादा। वैसे 2014 से पहले इंडियन मिलिट्री बजट का भी जस्ट 38% ही खर्च होता था सैलरीज एंड पेंशन पर, लेकिन 2014 के बाद दो मेन रीजंस की वजह से ये परसेंटेज एकदम से बढ़ गया। फर्स्ट था OROP, मतलब वन रैंक वन पेंशन, जो गवर्नमेंट ने 2015 में इंप्लीमेंट किया और इसके अंदर सेम रैंक एंड सेम टेन्योर वाले वेटरन्स को सेम पेंशन मिलनी स्टार्ट हुई। एंड ये हमारे इंडियन वेटरन्स की बहुत लंबे टाइम से डिमांड थी, विच इज टोटली जस्टिफाइड। सेकंड था 7th पे कमीशन, जिसे गवर्नमेंट ने 2017 में इंप्लीमेंट किया और इससे डिफेंस फोर्सेस की सैलरीज एंड पेंशन का एक्सपेंस और भी बढ़ गया। लेकिन ये भी अगेन टोटली जस्टिफाइड है, बिकॉज टाइम के साथ डिफेंस फोर्सेस की भी सैलरीज एंड पेंशन बढ़नी चाहिए। अब थोड़ा डिफेंस फोर्सेस की पेंशंस को समझते हैं, जो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग केस है। सो डिफेंस फोर्सेस में एक मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा करने के बाद, विच इज 15 ईयर्स, डिफरेंट एजेस पर रिटायरमेंट के ऑप्शंस होते हैं और वहीं से स्टार्ट होती है पेंशंस। ऑन एवरेज 40 ईयर्स के बाद हमारे सोल्जर्स पेंशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड एज पर एन आर्टिकल ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, हमारे देश में अप्रॉक्स 26 लाख डिफेंस पर्सनल्स पेंशन लेते हैं एंड हर साल अराउंड 55,000 न्यू पेंशनर्स ऐड हो जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफेंस फोर्सेस का एक्टिव पर्सनल टू पेंशनर्स रेशियो 1.7:1 है, मतलब हर एक एक्टिव पर्सनल के लिए 1.7 पेंशनर्स हैं। लेकिन ये जो बढ़ती सैलरी एंड पेंशंस का इफेक्ट है, ये डिफेंस फोर्सेस के अदर एरियाज में दिखने लग गया है। फॉर एग्जांपल 2023 के इंडियन डिफेंस फोर्सेस बजट में जस्ट 1.3 लाख करोड़ डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए रखा गया, विच इज जस्ट 23% ऑफ टोटल बजट। इनफैक्ट ये अमाउंट पेंशंस के अमाउंट से भी कम है एंड दिस इज व्हाई इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन प्लान में प्रोग्रेस स्लो है। एज पर अ ब्लूमबर्ग रिपोर्ट 2016 से 2021 तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अराउंड $104 बिलियन के प्रपोजल भेजे थे डिफेंस मिनिस्ट्री को फॉर न्यू वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ $68.5 बिलियन ही एलोकेट कर पाई। और एक एक्सपर्ट कमेटी के अकॉर्डिंग एट एनी गिवन मोमेंट इंडियन आर्मी के 33% वेपन्स मॉडर्न एंड कटिंग एज होने चाहिए, बट एट प्रेजेंट ये नंबर जस्ट 8% है। पाकिस्तान एंड चाइना से 2 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए हमारी एयरफोर्स के पास 42 स्क्वाड्रंस होने चाहिए, लेकिन हमारे पास है जस्ट 32। IAF अभी MiG-21 एंड जैगुआर जैसे पुराने एयरक्राफ्ट भी यूज करती है। ये जेट्स लगभग 40 to 60 इयर्स पुराने हैं। MiG-21 के मल्टीपल क्रैशेस की वजह से उसे फ्लाइंग कॉफिन एंड विडो मेकर का निकनेम भी दिया गया है। कहा हम दिल्ली जैसी सिटीज में 10 से 15 साल पुरानी कार भी नहीं चला सकते। एंड ऑन दी अदर एंड आप हमारे ब्रेव सोल्जर्स को देखिए। 2008 में हमारी गवर्नमेंट ने 126 न्यू फाइटर जेट्स खरीदने का प्लान बनाया था, बट बजट इश्यूज की वजह से 2016 में आके हम जस्ट 36 न्यू फाइटर जेट्स खरीद पाए। 2018 में हमारी गवर्नमेंट ने फिर से एक नया प्लान बनाया था मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, जिसके अंदर इंडिया 114 न्यू फाइटर जेट्स खरीदने वाला था, बट 6 साल हो गए लेकिन अब तक ये डील फाइनल नहीं हुई है। एंड ऑलमोस्ट 1000 कमर्शियल जेट्स का ऑर्डर तो हमारी बस 2 प्राइवेट कंपनीज ने दे दिया, टाटा एंड इंडिगो ने। अब ये जो बजट का इशू है ना, ये इशू हम इंडियंस हर जगह फेस करते हैं, चाहे फैमिली का बजट हो, चाहे पर्सनल बजट हो, चाहे ट्रिप बजट हो, चाहे कोई और बजट हो। एंड ऐसा ही बजट इशू फेस करती है हमारी गवर्नमेंट्स। सबके लिए बजट रखना है और जिसका भी बजट गलती से कम हुआ वहीं से वोट्स भी कम हो जाएंगी। तो इस बजट प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए अग्निवीर स्कीम का सोल्यूशन निकाला गया, जिसका नेगेटिव रिजल्ट भी मिला रूलिंग गवर्नमेंट को। और सिमिलर मिस्टेक 20 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी लेड एनडीए ने की थी, जब उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करके न्यू पेंशन स्कीम बनाई और उसका भी रिजल्ट उन्हें इलेक्शंस में हार के झेलना पड़ा। लेकिन पीएम मोदी एक गुजराती है, तो उन्होंने सेम मिस्टेक 20 साल बाद दोबारा कैसे कर दी और अग्निवीर कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और क्या अग्निवीर को टाइम से पहले ही इंप्लीमेंट कर दिया गया। अब तक आपको डिफेंस बजट की 2 मेजर प्रॉब्लम तो समझ में आ गई होंगी, सैलरी एंड पेंशन। लेकिन थर्ड प्रॉब्लम बजट की नहीं है, ये प्रॉब्लम है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की एवरेज एज, जो 32 इयर्स है। और डिफेंस मिनिस्ट्री की एक स्टडी के अकॉर्डिंग यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया जैसी कंट्रीज में आर्म्ड फोर्सेस की एवरेज एज है 24 से 26। अब इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक कॉमन सोल्यूशन है अग्निवीर स्कीम। कैसे? आई एक्सप्लेन। सी, बजट एंड सैलरी दुनिया भर की आर्म्ड फोर्सेस की एक प्रॉब्लम है, सिर्फ इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है, एंड दुनिया भर की आर्म्ड फोर्सेस इसे सॉल्व करना चाहती हैं और इसी के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस अडॉप्ट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, यूएस एंड कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने वॉलंटरी शॉर्ट सर्विस का ऑप्शन दिया, जैसे कि यूएस आर्म्ड फोर्सेस में 2 साल के टेन्योर से शॉर्ट सर्विस स्टार्ट हो जाती है, फ्रांस में 1 से 3 साल तक, जर्मनी में 7 मंथ से 23 मंथ्स तक, एंड यूके में 4 इयर्स तक का ऑप्शन होता है। फिर दूसरा सोल्यूशन है कॉन्स्क्रिप्शन का। इसका मतलब होता है कि एक देश में जो यंग लोग आर्म्ड फोर्सेस में
में सर्व करने के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें कंपलसरी सर्व करना होगा। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में 35 से 40% सोल्जर्स सिर्फ और सिर्फ कंस्क्रिप्शन की वजह से ज्वाइन करते हैं। देन साउथ कोरिया एंड इजराइल ने भी सेम पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस में तो 50% सोल्जर्स सिर्फ और सिर्फ कंस्क्रिप्शन की वजह से ही आते हैं। एंड इसीलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड की स्ट्रैटेजीज को देखने के बाद हमारी गवर्नमेंट ने अग्निवीर पॉलिसी बनाई, जिसमें सोल्जर्स 4 ईयर तक सर्व करेंगे, जस्ट लाइक शॉर्ट सर्विस। अग्निवीर सोल्जर्स को अराउंड 30,000 से 40,000 तक की सैलरी मिलेगी एंड इस सैलरी का 30% सेवा निधि फंड में जमा होगा और गवर्नमेंट अग्निवीर का कंट्रीब्यूशन मैच करेगी इस फंड में। एंड अग्निवीर की सर्विस एंड होने पर उन्हें 11.7 लाख रुपीस मिलेंगे, जो कंप्लीटली टैक्स फ्री होंगे। एंड 2044 तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ऑलमोस्ट 50% स्ट्रेंथ अग्निवीर होंगे। अब यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इशू रह जाता है इस पॉलिसी में, दैट इज 4 इयर्स के बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी। अब इससे गवर्नमेंट को तो ये फायदा है कि वो अपने सैलरी एंड पेंशन का बजट कम कर लेगी। साथ में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जो एवरेज एज है वो भी अग्निवीर पॉलिसी की वजह से नेक्स्ट 6 to 8 इयर्स में घटकर 26 पर आ जाएगी। सो इन फैक्ट्स को देखने के बाद तो लगता है कि अग्निवीर स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन आपको प्रोग्रेसिव माइंड से देखना होगा। लॉन्ग टर्म में इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स ही है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर, बट द मोमेंट आप इस पॉलिसी को एस्पायरिंग यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये आपको एक डिजास्टर लगेगी। एंड स्पेशली जब आपके देश का यूथ फौज में जाने के लिए बहुत पैशनेट है और आप ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट इशू फेस कर रहे हो। इंडिया में काफी ऐसे एरियाज है जहाँ से बहुत बड़े नंबर्स में भर्ती होती है और लोग सालों प्रिपेयर करते हैं फौज की नौकरी के लिए। एंड ऐसे सारे लोगों के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की नौकरी देश की सेवा करने का सपना तो पूरा करती है, बट साथ में अपने पूरे परिवार को एक अच्छा फ्यूचर देने का सपना भी पूरा करती है। अच्छी परमानेंट नौकरी, बढ़िया पेंशन, मेडिकल कवर भी, और देश की सेवा में शहीद हुए तो भी गवर्नमेंट पूरी फैमिली का ध्यान रखती है। और यही सब चीजें मिसिंग है अग्निवीर पॉलिसी में, जिसकी वजह से काफी प्रोटेस्ट हुए एंड लॉन्च करने के 5 महीने बाद ही इसका रिजल्ट इलेक्शंस में दिख गया। गवर्नमेंट ने 12 जून 2022 को अग्निवीर स्कीम अनाउंस की एंड जस्ट 5 महीने बाद हिमाचल प्रदेश के विधानसभा इलेक्शंस में रूलिंग पार्टी बीजेपी, मतलब जिसने ये पॉलिसी बनाई थी, वो इलेक्शंस हार जाती है। एंड इलेक्शंस के बाद जब बीजेपी की हार को एनालाइज किया गया तो ये निकल कर आया कि अग्निवीर स्कीम से लोग बहुत ज्यादा नाराज थे, बिकॉज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और बिहार जैसे स्टेट से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में हर साल काफी लोग जाते हैं और इस अग्निवीर स्कीम ने इन लोगों को टेम्परेरी नौकरी की फीलिंग दी। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में भी यही हुआ। अग्निवीर स्कीम पर जो पूरा गुस्सा था वो वोटिंग में निकल कर आया। तो इसका मतलब क्लियर है कि पीएम मोदी एंड बीजेपी को अगर दोबारा से इलेक्शंस में हारना नहीं है तो अग्निवीर स्कीम पर फिर से सोचना होगा। और ये सिर्फ इलेक्शंस हारने की बात नहीं है, पीएम मोदी को ये समझना चाहिए कि हमारे देश के यूथ की क्या सोच है आर्म्ड फोर्सेस की जॉब को लेकर और इस जॉब का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे यूथ पर।